जातीय दंगों में झोंक दिया तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए, भड़काए। वो आ गए ना तो घुसपैठिया बोर्ड बनेगा, घुसपैठिया बोर्ड बनेगा। मुझे बताओ मेरी पट्टी वालों, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियाओं को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये तो सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। ये मुकाम तो एक पड़ाव है, मंजिलें अभी काफी। क्योंकि कहते हैं चुनाव एक कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। वक्त बदलता है, वोटर्स बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं, मुद्दा और नजरिया बदलता है और बदलती राजनीति के साथ बदलते हैं नेताओं के भाषण। बिहार चुनाव के पहले रण के बाद भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड नजर आ रहा है। सीमांचल के इलाके में चुनावी शोर सुनाई देना शुरू हो चुका है और इसी सीमांचल को साधने के लिए सियासत के दस्तरखान पर नए मुद्दों के पकवान परोस दिए गए। दूसरे चरण की तरफ बढ़ते बिहार चुनाव के समीकरण को समझने से पहले जो पहला चरण था उसके संदेश को समझ लेते हैं कि जब जब वोटिंग का आंकड़ा बढ़ता है तो इशारा सत्ता परिवर्तन की ओर होता है। सुना भी होगा आपने, कैंटी इनकम्बेंसी, तमाम अलग अलग तरीके के आंकड़े आपने सुने होंगे, लेकिन इशारे बदलते रहते हैं। और इस बदलाव को इस बात से समझ लीजिए कि 2024 में हरियाणा चुनाव में और 2019 के मुकाबले 3.37% ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन हुआ क्या था? सत्ता बीजेपी के पास ही रही। यानी बड़ा मतदान प्रतिशत सत्ताधारी पार्टी के काम आया। अक्सर क्या कहा जाता है कि मतदान बड़ा है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते सरकार के खिलाफ वोटिंग हुई है। लेकिन हरियाणा का पैटर्न आपको बताता है कि 3.5% वोटिंग ज्यादा होने के बावजूद भी बीजेपी के पास ही सत्ता रही। अब 2024 में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें भी करीब 4.5% ज्यादा लोगों ने वोट डाले थे, लेकिन सत्ता पर बीजेपी ही काबिज रही। फिर आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी 2023 में हुए चुनाव के दौरान 2018 के मुकाबले 1.63% ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन सत्ता रही बीजेपी के हाथों में। पिक्चर का दूसरा पहलू देखते हैं। उस हिसाब से तो दिल्ली में जो 2025 में हुए चुनाव में 2020 के मुकाबले करीब 2% वोटिंग कम हुई, लेकिन सत्ता बदल गई। उड़ीसा में भी ऐसा ही हुआ। 2019 के मुकाबले 2024 में 1.67% कम वोटिंग हुई, लेकिन यहां भी सत्ता बदल गई। यानी इतना साफ है कि वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना या घटना सत्ता में परिवर्तन या वापसी की गारंटी नहीं देता। हाँ, गारंटी इस बात की होती है कि जो मेहनत करेगा रंग उसी का चढ़ेगा। और बिहार में अब दूसरे चरण की सियासी मेहनत शुरू हो चुकी है और इस चरण में परवान पर चढ़ रहे हैं घुसपैठ और वोट चोरी जैसे नए मुद्दे। लालू और राहुल कहते हैं कि घुसपैठियाओं को स्वागत करो। इनको बचाने के लिए लालू का बेटा और राहुल जी यात्रा निकालते हैं। अभी हाल ही में एसआईआर करवाया जिससे 65 लाख वोट काटे गए हैं आपके। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि इन्हीं दलों की कुनीतियों के कारण बिहार का नौजवान उसके लिए पलायन का अभिशाप सहना पड़ा। राजनीति के इस शोर को अगर सियासत का फिल्टर लगाकर गंभीरता से सुनेंगे ना, तो मुद्दों की महाभारत का पूरा अंकगणित आपको आसानी से समझ आ जाएगा। 11 नवंबर को बिहार की जिन 122 सीटों पर
उम्मीदवारों की किस्मत की कहानी लिखी जानी है, उसमें सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहां से महागठबंधन को बहुत ज्यादा उम्मीद है और एनडीए भी उसी सीमांचल को साधने की तैयारी में है और साधेगा नहीं तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि वोट में सेंधमारी कैसे हो सके महागठबंधन की। एक तरफ एनडीए की जुबान पर घुसपैठ जैसे मुद्दे आ गए, पोलराइजेशन हो सकता है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने वोट चोरी जैसा नैरेटिव की उंगली पकड़कर आगे बढ़ना शुरू लंबे समय पहले कर दिया था और अब जब दूसरे फेज का चुनाव आया है तो उसको तेज कर दिया है। मतलब एनडीए की कोशिश वोटर्स को एकजुट करके डेमोग्राफी में बदलाव जैसे मुद्दे के सहारे वोटर्स को साधने की है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की कोशिश है कि वोट काटने जैसी बातों के जरिए वो एक विशेष वर्ग के बीच अपनी जगह बना सके। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में बदली इस रणनीति के पीछे यही वजह मानी जा रही है। तभी पहले चरण का प्रचार थमने के बाद जब नजरें बिहार चुनाव के दूसरे चरण पर आके टिकी तो राहुल गांधी हरियाणा का हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आ गए। वही वोट चोरी वाला, वही जो हेरफेर वाला दाव जो लगातार वो लगाते आए हैं। इस बॉम्ब को फोड़ते फोड़ते राहुल गांधी ये भी कह गए कि जो हरियाणा में हुआ बिहार में भी वही होगा। तो सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस ने पहले ही अपनी हार मान ली और हार का ठीकरा इसी एच फाइल्स पर फोड़ दिया और इस एच फाइल्स को खोलने के लिए टाइमिंग ठीक बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले चुनी गई। और मुद्दे मैंने आपको बताए कि सीमांचल में मुद्दा क्या है, इसी टाइमिंग को क्यों चुना, इसको आप कुछ आंकड़ों से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 2023 के बिहार जाति सर्वे और 2011 जनगणना के आधार पर सीमांचल की आबादी करीब 1 करोड़ है, जिसमें 47% मुस्लिम, 51% हिंदू आबादी है। अब वैसे तो बिहार में मुस्लिम कुल 17.7% है, लेकिन सीमांचल में 47 यानी इसी इलाके में बिहार के कुल 28% मुसलमान यही रहते हैं और यही वजह मानी जाती है कि यहां पर सत्ता की चाबी मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में है और शायद इसीलिए महागठबंधन को यहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। सीमांचल के इस फैक्टर का असर चुनाव के नतीजों पर भी नजर आता है। पिछले चुनाव अगर आप उठा के देखें, पिछले चुनाव यानी कि 2020 में भी सीमांचल के क्षेत्र में चुनावी नतीजों पर इसकी छाप देखने को मिली थी, जब सीमांचल की कुल 24 सीटों में से 12 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। वजह वही हिंदू वोट का एकजुट होना और ईबीसी का जेडीयू की तरफ झुकाव, और दूसरी तरफ महागठबंधन की आरजेडी और कांग्रेस के पास 7 सीटें गई, यानी मुस्लिम फैक्टर ने काम किया, जबकि एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर सेंधमारी की। यहां भी वजह मुस्लिम वोट का बंटवारा रहा। नतीजों के इसी पैटर्न को नेता नगरी बारीकी से समझते हैं। यही वजह है कि दूसरे चरण में चुन चुनकर वही मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं जिनकी मदद से सीमांचल की सियासत को साधा जा सके। लेकिन भूलना मत, ये वही बिहार है जहां एम समीकरण अब मुस्लिम यादव से बदलकर महिला और युवा के सांचे में आ ढला है और ये वही वर्ग है जो चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करता है। और दूसरे चरण से पहले अगर सियासत के समीकरण को समझना है तो इस वर्ग के मन में झांकना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 41% युवा जबकि 38% महिला वोटर्स महागठबंधन के साथ जाने का मन बना रहे हैं। लगभग 34% युवा और 44% महिलाएं जो वोटर्स हैं वो एनडीए को पसंद कर रही हैं। अब एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की पार्टी भी 18% युवाओं को पसंद आ रही हैं, लेकिन सिर्फ 8% महिलाओं को भा रही हैं और बिहार का करीब 8% युवा और 10% महिलाएं अन्य विकल्पों की तरफ देख रही हैं। इसका मतलब यह है कि एम समीकरण में युवा के बीच महागठबंधन मजबूत है और महिला हमेशा से नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर्स मानी जाती है। और बिहार में वोटिंग का पैटर्न ये साफ दिखाता है
कि हर बार महिला वोटर्स की संख्या पुरुष के मुकाबले ज्यादा रही है। 2010 के बाद से लगातार महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले बढ़ता आया है और इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार की जेडीयू को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ एक वर्ग युवाओं का है जो एनडीए के साथ जा रहा है। ये युवा वोटर्स का आप मूड समझिए। एक बड़ा वर्ग है जो महागठबंधन की तरफ झुकाव रखता है उस रिपोर्ट के मुताबिक, और कुछ युवा हैं जो चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए एनडीए को वोट करें। अब बिहार में जनरल कैटेगरी के करीब, और ये कौन से युवा हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। बिहार में जनरल कैटेगरी के करीब 50% युवा एनडीए के साथ हैं। एससी वर्ग के करीब 34% युवा एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन को 65% मुस्लिम युवा पसंद कर रहे हैं और जो 45% ओबीसी युवा भी महागठबंधन पर भरोसा जता रहे हैं। लेकिन इसमें सेंधमारी कर रही है जन स्वराज पार्टी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीके के बारे में जो कहा था कि वो युवाओं के 18% वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको 31% एसटी, 28% ओबीसी और 22% जनरल कैटेगरी के युवा पसंद कर रहे हैं जन स्वराज को। इसी तरह महिलाओं के वर्ग को अगर उस उम्र के हिसाब से बांटा जाए तो ये तस्वीर भी साफ हो जाती है कि आधी आबादी के बीच एनडीए की दावेदारी दमदार है और जन स्वराज पार्टी की हिस्सेदारी भी समीकरणों पर असर दिखा सकती है, क्योंकि 18 से 30 साल की उम्र के 48% युवा वोटर्स की पसंद एनडीए है, उसमें बढ़त है। फिर हम क्योंकि आपको एज ग्रुप समझा रहे हैं, 31 से 45 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, लगभग 45% महिलाएं एनडीए को वोट करना चाहती हैं। फिर आता है 46 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं में महागठबंधन एनडीए से आगे है, लेकिन सिर्फ 1% ज्यादा महिलाएं महागठबंधन को पसंद कर रही हैं और 60 साल के ऊपर की ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं एनडीए की सरकार के साथ जाना चाहती हैं, एनडीए की सरकार बनाना चाहती हैं। इस चुनाव गणित को अगर ध्यान से देखा जाए और हिसाब लगाया जाए तो सामने आता है कि महिला, क्योंकि आपको लबोलुबाब बताऊं, समझ यही आता है कि महिला वोटर्स के बीच एनडीए का दबदबा है। वजह है सुरक्षा। उनकी राजनीतिक डिमांड एक ही है, हमें चाहिए सुरक्षा। जबकि युवा वोटर्स में महागठबंधन को फायदा नजर आ रहा है, झुकाव नजर आ रहा है। फिर भी जन स्वराज पार्टी महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है क्योंकि वो उनका वोट काट रही है। महिला और युवा के इसी एमवाई समीकरण से जो जुड़े आंकड़ों के मद्देनजर कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती हैं। एनडीए को सीधा फायदा महिलाओं में अपने मजबूत आधार का है, जबकि महागठबंधन ने युवा वोटर्स के बीच पकड़ बनाई हुई है, लेकिन उसमें जन स्वराज पार्टी ने भी सेंधमारी कर रखी है। युवाओं के मामले में ही जनरल कैटेगरी के युवाओं के बीच एनडीए पॉपुलर है, जबकि महिला वोटर्स के बीच महागठबंधन की नाव डामाडोल हो रही है। जन स्वराज ने एससी और एसटी वर्ग को अपने साथ जोड़ा है। एनडीए ने युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी महिलाओं को साधा है, लेकिन महागठबंधन के युवा वोटर्स में जन स्वराज पार्टी जरूर सेंध लगा सकती है और महिला वोटर्स के बीच भी जन स्वराज पार्टी महागठबंधन और एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। फिर भी लबोलुबाब महिलाओं का झुकाव एनडीए की तरफ। अब इस पूरे सियासी समीकरण का असर बिहार के चुनाव में होने वाली वोटिंग पैटर्न से जोड़कर अगर देखा जाए तो सामने आता है कि युवा अगर ज्यादा वोट डालते हैं कंसोलिडेट होकर, तो महागठबंधन के साथ जन स्वराज पार्टी को भी फायदा पहुंचने की उम्मीद है और इसी त्रिकोणीय स्थिति से एनडीए को मुनाफा मिल सकता है। और अगर महिलाएं वोट करने के लिए ज्यादा निकलेंगी तो सीधे एनडीए को फायदा हो सकता है। खास तौर पर युवा महिलाएं अगर ज्यादा निकलती हैं, क्योंकि एनडीए की पकड़ युवा महिलाओं में सबसे ज्यादा है। मिला जुलाकर एक बात साफ है कि सत्ता की सीढ़ी के हर पायदान पर जिस गठबंधन का समीकरण सटीक बैठेगा वो शीर्ष पर पहुंचेगा और इस बार सारी लड़ाई महिला और नौजवान वोटर को अपने साथ लाने की है। इस नए एमवाई समीकरण में सभी जातियां भी है और समुदाय भी, यानी धर्म और जाति का कॉकटेल। और इसीलिए चुनावी रैलियों में तेजस्वी का पहनावा भी कुर्ता पैजामा की जगह टी शर्ट वाला दिखता है। वो रील्स में भी युवाओं के साथ डांस करते नजर आते हैं और राहुल गांधी अपने हाइड्रोजन बॉम्ब की गूंज सुनाने के लिए जेनजी पर फोकस करते नजर आते हैं।
लेकिन मुकाबला मोदी नीतीश की जोड़ी से है, जो विकास और जातीय समीकरण के साथ साथ अब तक महिला वोटर्स की भी पहली पसंद रहे। और इस बार भी पहले चरण में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न एनडीए की दमदार प्रेजेंस का दावा कर रहा है। और चुनाव तो खेल ही समीकरणों का है, जहां सिर्फ अपना घर मजबूत करना ही जरूरी नहीं होता, कई बार दूसरों के घर में भी सेंध लगाकर जीत हासिल की जाती है। और बिहार में तो इस बार पीके और ओवैसी दोनों गठबंधन के लिए चुनौती है। एक युवा वोटर साथ कर और दूसरा मुस्लिम वोटर बांटकर। और ओवैसी ऐसा करते हैं और अपने दावेदारी को वो इस बार वोट कठुआ की तरह नहीं, किंग मेकर की तरह देखते हैं। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।